कहते हैं किसी भी दौर की सबसे बड़ी ताकत उसकी करेंसी होती है और आज की दुनिया में ये ताकत बंदूक या टैंक से ज्यादा नंबर्स, ट्रेड और फाइनेंस के जरिए काम करती है। आज ग्लोबल इकोनॉमी में जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाती बल्कि मार्केट्स, सैंक्शंस और करेंसीज के जरिए भी लड़ी जाती है। और इस पूरी इकोनॉमिक बैटलफील्ड के बीच एक करेंसी ऐसी है जो हर जगह सेंटर में खड़ी नजर आती है और वो है यूएस डॉलर। तेल खरीदना हो, देशों को कर्ज देना हो, इंटरनेशनल ट्रेड करना हो या किसी इकोनॉमी पर सैंक्शंस लगाने हो, हर रास्ता जाकर डॉलर पर ही खत्म होता है। यहाँ तक कि जब किसी देश की करेंसी कमजोर होती है तो कंपैरिजन भी डॉलर से ही किया जाता है। जब हम कहते हैं रुपी गिर रहा है तो असल में इसका मतलब ये होता है कि रुपी डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर हो रहा है। इस तरह यूएस डॉलर ग्लोबल सिस्टम में मेजरिंग स्केल बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाए तो आज जिस यूएस डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी माना जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक उसका दायरा अमेरिका के भीतर तक ही सीमित था। इतना ही नहीं, 1913 तक अमेरिका के पास अपना सेंट्रल बैंक तक नहीं था और इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर की कोई खास भूमिका नहीं थी। यानी आज का फाइनेंशियल सुपर पावर उस समय खुद ग्लोबल सिस्टम के बाहर खड़ा था। तो फिर सवाल और गहरा हो जाता है कि जिस यूएस डॉलर का कोई ग्लोबल स्टेटस नहीं था, जिस देश के पास सेंट्रल बैंक तक नहीं थी, वही यूएस डॉलर कुछ दशकों में ही दुनिया की बैकबोन कैसे बन गया? डॉलर के पीछे आज ना गोल्ड है, ना कोई नेचुरल रिसोर्स की बैकिंग है, लेकिन फिर भी दुनिया की ज्यादातर करेंसीज, ट्रेड और रिजर्व्स इसी यूएस डॉलर के आसपास घूमते हैं। क्या ये सिर्फ अमेरिका की ताकत का नतीजा है या फिर उसका डॉलर एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुका है जिससे बाहर निकलना अब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है? कैसे अमेरिका ने उन देशों को घुटनों पर ला दिया जिन्होंने डॉलर को चैलेंज किया? आखिर कैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ने यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाने में अमेरिका की मदद की? आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पैसा एक क्लिक में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। यहां तक पहुंचने के लिए पैसे ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरुआती दौर में ट्रेड बार्टर सिस्टम से होता था। बार्टर सिस्टम में कोई फॉर्मल करेंसी नहीं होती थी, बल्कि इसमें एक सामान के बदले दूसरा सामान मिल जाता था। जैसे किसी को आलू चाहिए होते तो वो गेहूं देकर आलू ले सकता था। ये सिस्टम तब तक ठीक था जब तक ट्रेड सीमित था और जरूरतें सिंपल थी। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने डेवलप करना शुरू किया, वैसे वैसे एक ऐसे मीडियम की जरूरत महसूस होने लगी जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और वैल्यू स्टोर कर सके। इसी जरूरत से ट्रेड में कमोडिटी मनी की एंट्री हुई, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जैसी चीजें व्यापार के लिए यूज होने लगी। इन चीजों की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि लोग इन्हें एक्सेप्ट करते थे और फ्यूचर के लिए स्टोर भी कर सकते थे। इसके बाद मेटल कॉइन्स का कॉन्सेप्ट आया। 600 BCE के आसपास एनाटोलिया में लिडिया किंगडम ने लिडियन स्टेटर मिंट कराया, जिसे दुनिया की पहली ऑफिशियल कॉइन बेस करेंसी माना जाता है। ये कॉइन्स गोल्ड और सिल्वर के नेचुरल मिक्सचर से बने होते थे और उन पर सिंबल्स बने होते थे ताकि हर कोई समझ सके कि उनकी वैल्यू क्या है। इस तरह के कॉइन्स ने ट्रेड को आसान बनाया, लेकिन जैसे जैसे व्यापार कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के बीच फैलने लगा तो कॉइन्स भी प्रैक्टिकल नहीं रह गए। भारी मात्रा में कॉइन्स को ढोना रिस्की था और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में सेटलमेंट स्लो हो जाते थे। इसी वजह से ट्रेडर्स ने गोल्ड एंड सिल्वर से बने कॉइन्स को सेफ जगहों पर जमा करना शुरू किया और बदले में उन्हें रिटन रिसीट्स मिलने लगी। धीरे धीरे यही रिसीट्स एक्चुअल ट्रेड में इस्तेमाल होने लगी और यही से पेपर मनी का आइडिया पैदा हुआ। दुनिया में सबसे पहले रियल पेपर मनी का इस्तेमाल चाइना में हुआ, जिसे 11th सेंचुरी में सोंग डायनेस्टी ने शुरू किया। इन पेपर नोट्स की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि ये हल्के थे, कैरी करना आसान था, फुल्ली अथॉरिटी प्रूफ थे और बड़े व्यापार के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल थे। चाइना से ये आइडिया धीरे धीरे यूरोप तक भी जा पहुंचा, लेकिन यूरोप में पेपर मनी को पूरी तरह अपनाने में काफी समय लगा। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड स्टैब्लिश्ड हुई और तब पहली बार ब्रिटिश पाउंड नोट छपने शुरू हुए, जिसे पाउंड स्टर्लिंग भी कहा जाता है। इसके बाद पूरे यूरोप में इसी करेंसी नोट में लेन देन होने लगा। इसके बाद 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर आया, जब फैक्ट्रीज आई, मास प्रोडक्शन शुरू हुआ और इंटरनेशनल ट्रेड कई गुना बढ़ गया। यही से मॉडर्न बैंकिंग और ग्लोबल फाइनेंस की फाउंडेशन रखी गई। इसी दौर में ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी इंपीरियल पावर बन चुका था और उसकी कॉलोनीज एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक फैली हुई थी। ग्लोबल शिपिंग रूट्स, सी लेन्स और पोर्ट्स पर ब्रिटिश नेवी का कंट्रोल था, जहां ट्रेड
रूट्स का कंट्रोल होता है वही करेंसी का इन्फ्लुएंस भी बनता है। इसलिए लंदन दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल बन गया और पाउंड स्टर्लिंग ने दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया। लेकिन 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में हुए वर्ल्ड वॉर 1 ने इस गेम को बदलना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को गहरी चोट दी। वॉर का भारी खर्च, बढ़ता डेट और इंडस्ट्रियल स्लोडाउन ने पाउंड की स्ट्रेंथ को कमजोर कर दिया। ब्रिटेन पर युद्ध खत्म होते होते 7.8 बिलियन पाउंड्स का कर्जा हो चुका था, जो कि उसकी जीडीपी से लगभग 1.3 टाइम्स ज्यादा था। इसी बीच अटलांटिक के उस पार यूनाइटेड स्टेट्स नाम की एक नई ताकत उभर रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अमेरिका ने यूरोप को भर भर के वेपन्स, रॉ मटेरियल और इंडस्ट्रियल गुड्स सप्लाई किए, जिससे यूरोप जहां डेटर बनता गया तो वही अमेरिका क्रेडिटर बन गया। यहीं से ग्लोबल इकोनॉमी का बैलेंस धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा और पहली बार ग्लोबल ट्रेड में यूएस डॉलर उभरा, जो आने वाले समय में दुनिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री को पूरी तरह बदल देने वाला था। अगर यूएस डॉलर के इतिहास को ब्रीफ में समझे तो ये ऑफिशियली 1792 में कॉइनेज एक्ट के जरिए अमेरिका की नेशनल करेंसी बना था। यूएस में पहली बार पेपर मनी 1861 में शुरू हुआ, जिसका यूज काफी धीरे धीरे बढ़ा। हाल ये था कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक डॉलर ज्यादातर केवल अमेरिका तक ही सीमित था और अमेरिका में कोई सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम तक नहीं था। लेकिन इसके बाद 1913 में फेडरल रिजर्व सिस्टम की शुरुआत हुई, जिससे यूएस को अपनी बैंकिंग सिस्टम, इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई पर सेंट्रलाइज कंट्रोल मिला। इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यूरोप कमजोर हुआ और अमेरिका क्रेडिटर बना, तभी पहली बार यूएस डॉलर की ग्लोबल वैल्यू धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। लेकिन यूएस डॉलर का असली डोमिनेंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट होता है। वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 से कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था, जिसकी वजह से ब्रिटेन, जो कभी दुनिया की फाइनेंशियल पावर था, अब खुद सर्वाइवल मोड में आ चुका था। एशिया का बड़ा हिस्सा भी इंस्टेबिलिटी और पॉवर्टी से जूझ रहा था। पूरा यूरोप तबाही की जद में धंस चुका था। यहाँ तक कि यूएसएसआर का भी हाल बुरा था। उसके 27 मिलियन लोग इस जंग में मारे जा चुके थे, 70,000 विलेजेस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अप्रॉक्स 30% से ईयरली डिक्लाइन कर चुका था। पूरी दुनिया की इस बर्बादी के बीच केवल एक देश था जो युद्ध के बाद भी इंटैक्ट खड़ा था, और वो था अमेरिका। चूंकि अमेरिका सीधे तौर पर वॉर की लास्ट स्टेज में इन्वॉल्व हुआ था, इसलिए उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। इसके उलट वॉर के दौरान अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी तेजी से बढ़ चुकी थी कि 1945 तक दुनिया के कुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 50% से ज्यादा हिस्सा अकेला अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा था। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के गोल्ड रिजर्व्स का 70% हिस्सा अकेले अमेरिका के कंट्रोल में आ चुका था और दुनिया की ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज अमेरिका की कर्जदार बन चुकी थी। अब युद्ध की तबाही के बाद यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए कैपिटल चाहिए था, ट्रेड को रिस्टार्ट करने के लिए स्टेबल करेंसी चाहिए थी और इकोनॉमीज को संभालने के लिए एक भरोसेमंद सिस्टम चाहिए था। इसी पूरी सिचुएशन के चलते 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें 44 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा होते हैं। यहाँ ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट होता है, जिसके तहत यूएस डॉलर को गोल्ड से लिंक किया जाता है और तब 1 आउंस गोल्ड की कीमत $35 तय होती है। इसके अलावा बाकी देशों की करेंसीज को डॉलर से पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद यूएस डॉलर उस स्केल की तरह बन जाता है जिससे दुनिया की सारी करेंसीज को मेजर किया जाने लगा। इसी अग्रीमेंट के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक नाम के 2 पावरफुल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, जहां IMF का काम करेंसीज को स्टेबल रखना और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में कंट्रीज को लोन्स देने का था, तो वही वर्ल्ड बैंक का मकसद वॉर टॉर्न कंट्रीज की रीबिल्डिंग में मदद करना था। यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी की तरह स्टैब्लिश करने के लिए यूएस ने बड़ी होशियारी से इन दोनों इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग कैपिटल भी यूएस डॉलर करवा दी, यानी लोन्स भी डॉलर में दिए जाने थे और रीपेमेंट्स भी डॉलर में ही होने वाली थी। इसके चलते धीरे धीरे बहुत सी कंट्रीज की इकोनॉमीज डॉलर बेस्ड डेट सिस्टम में लॉक होती चली गई। 1948 में अमेरिका मार्शल प्लान के जरिए यूरोप को करीब $13 बिलियन की एड देता है, जिससे यूरोप की रीबिल्डिंग तो होती ही है, लेकिन साथ ही डॉलर का सर्कुलेशन पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में फैल जाता है। इन सब के चलते कुछ ही दशकों में ग्लोबल ट्रेड, फॉरेन रिजर्व्स, इंटरनेशनल लोन्स और सेंट्रल बैंकिंग सबका बेस डॉलर बन जाता है। कंट्रीज अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए डॉलर रिजर्व जमा करने लगती हैं। इस तरह डॉलर धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की बैकबोन बन जाता है और ऑफिशियली यूएस डॉलर ग्लोबल करेंसी की पोजीशन हासिल कर लेता है।
यूएस डॉलर के ग्लोबल करेंसी बनने के बाद कैपिटल, टैलेंट और टेक्नोलॉजी यूएस की तरफ फ्लो होने लगती है। अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और फाइनेंस का सेंटर बन जाता है। इसका असर यूएस स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलता है, जो बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन मशीन बन गया। आज भी यूएस स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट है। एप्पल, मेटा, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अमेज़न, एनवीडिया और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज यही लिस्टेड है, जो टेक्नोलॉजी, एआई, ईवी और फ्यूचर ड्रिवन सेक्टर्स को लीड कर रही है। इन कंपनीज का बिजनेस सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है।